हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वैद्युत सेल का वैद्युत वाहक बल, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसके बाद हम एक टॉपिक और डिस्कस करेंगे, टर्मिनल वोल्टेज, एंड आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे दोनों में क्या संबंध है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। चलिए देखते हैं वैद्युत सेल का वैद्युत वाहक बल क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक वैद्युत सेल है ये। ठीक, इस सेल में जब हम क्या करते हैं, एक बाह्य परिपथ जोड़ते हैं एनोड और कैथोड के बीच में। तो हमें पता है बाह्य परिपथ में क्या होता है, धारा प्रवाहित होता है। तो एक तो इस सेल द्वारा बाह्य परिपथ में धारा को प्रवाहित करने के लिए कुछ काम किया जाता है। क्या करा जाता है? कुछ काम किया जाता है। अब अगर मान लो, अगर वैद्युत धारा पॉजिटिव टू नेगेटिव अगर फ्लो हो रहा है बाह्य परिपथ में, तो क्या सर्किट कंप्लीट होगा? आंसर है नहीं होगा, क्योंकि धारा के लिए कंडीशन है कि सर्किट जो है पूरा हमारा एक कंप्लीट होना चाहिए, एक सर्कल में होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। ठीक है, तो क्लोज्ड कब बनेगा? जब धारा इस इलेक्ट्रोड से इस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, फिर इस इलेक्ट्रोड से फिर इस इलेक्ट्रोड की तरफ आए, तभी हमारा क्या बनेगा, कंप्लीट सर्कल बनेगा। अच्छा, धारा को प्रवाहित करने के लिए कुछ चार्ज भी चाहिए होते हैं। तो बाह्य परिपथ में जो धारा है वो इस इलेक्ट्रॉन के कारण प्रवाहित होता है, क्योंकि कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रॉन इजीली क्या होता है, फ्लो कर जाता है, जिसके कारण बाह्य परिपथ में जो धारा प्रवाहित होता है वो हमारा इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। लेकिन इसके अंदर देखेंगे तो इनकी यहाँ पे अगर इस घोल के बाहर देखेंगे तो ये गैप में है, क्या इनके बीच में धारा प्रवाहित हो सकता है? नहीं हो सकता है। ठीक है ना, धारा प्रवाह के लिए कुछ ना कुछ माध्यम चाहिए, तो हवा में तो नहीं हो सकता। तो इसीलिए करंट जो है इस वैद्युत अपघट्य के अंदर भी फ्लो होता है, और उसके जो डायरेक्शन होता है वो हमारा कैथोड से एनोड की तरफ होता है, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। तो जब धारा जो है वैद्युत अपघट्य के अंदर जब पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करेगा, तभी जाके पूरा एक सर्कल कंप्लीट होता है। ठीक है, जब पूरा एक सर्कल कंप्लीट होगा तभी पूरे परिपथ में धारा प्रवाहित हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये सीखा है कि धारा जो है वो पहले पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होता है, कहाँ पे, बाह्य परिपथ में, और उसके बाद फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है, वो कहाँ, आंतरिक परिपथ में, तभी जाके पूरा हमारा एक सर्कल कंप्लीट होता है। मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गया और इस पॉइंट से फिर अगेन इस पॉइंट पे आ गया। दोनों का मीडियम क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से करंट फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे आयंस के करंट फ्लो हो रहा है, जो कि इसके अंदर आयंस कौन है, Cu डबल पॉजिटिव एंड SO4 डबल नेगेटिव, ये आयंस है, और इसी आयन के कारण करंट फ्लो हो रहा है। तो इस सर्किट को, सॉरी, इस सेल को इस पूरे सर्किट में, पूरे सर्किट बोले तो आंतरिक, बाह्य परिपथ और आंतरिक परिपथ, दोनों परिपथ में धारा को प्रवाहित करने के लिए कुछ काम करा जाता है। और यहाँ पे जो टोटल काम किया जाएगा, टोटल जो वर्क किया जाएगा, वो टोटल जो है वर्क डन जो है वो माने क्या कहलाता है, वैद्युत वाहक बल। ठीक है, तो सेल द्वारा इसका डेफिनेशन लिखेंगे, सेल द्वारा पूरे परिपथ में, पूरे परिपथ का मतलब बाह्य प्लस आंतरिक, पूरे परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने के लिए, सेल द्वारा पूरे परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा किया गया कार्य, ऐसे लिखते हैं, पूरे परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल, जिसको हम कहेंगे ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, तो पूरे परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा किया गया जो कार्य है वो सेल का क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है।
वैद्युत वाहक बल तभी एग्जिस्ट करेगा जब हमारा सर्किट पूरा क्लोज्ड होगा, सर्किट पूरा बंद होगा, तभी ईएमएफ एग्जिस्ट करेगा। अगर सर्किट हमारा क्या है, सर्किट हमारा ओपन है, तो उस कंडीशन में विद्युत वाहक बल एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा यहां पे लिखेंगे ईएमएफ इज इक्वल टू जाएगा W टोटल डिवाइडेड बाय Q। टोटल का मतलब बाह्य और आंतरिक दोनों में, अपॉन Q। ये जो हमारा ईएमएफ के लिए फॉर्मूला है। मतलब अगर Q आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए W टोटल वर्क करना पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में उसका ईएमएफ जो होगा वो हो जाएगा W टोटल बाय Q हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सेल का टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर। ठीक है, सेल का टर्मिनल विभवांतर किसे कहते हैं? सेल का टर्मिनल विभवांतर का मतलब होता है कि दो टर्मिनलों के बीच में, दो टर्मिनल कौन कौन है? एनोड और कैथोड। तो सेल के दोनों टर्मिनलों के बीच में धारा को प्रवाहित कराने के लिए कहां पे? बाह्य परिपथ में। कौन से परिपथ में? बाह्य परिपथ में धारा को प्रवाहित कराने के लिए किया गया जो कार्य होगा वो हमारा क्या होगा? टर्मिनल विभवांतर होगा। दोबारा से रिपीट करता हूं, एकांक आवेश को एनोड से कैथोड की तरफ या पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ एकांक आवेश को प्रवाहित करने के लिए किया गया कार्य जो है इसका टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। ठीक है, तो इसको डिफाइन करते हैं टर्मिनल विभवांतर को। सिंपल से इसकी डेफिनेशन है, ठीक है, देखिए एकांक आवेश को सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की ओर, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तथा बाह्य परिपथ में, प्रवाहित कराने के लिए सेल द्वारा किया गया कार्य, सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। ठीक है, मतलब केवल बाह्य परिपथ में धारा को प्रवाहित कराने के लिए सेल ने जितना काम किया होगा वो काम जो है उसका क्या कहलाएगा? टर्मिनल विभवांतर कहलाएगा। और बाह्य परिपथ और आंतरिक परिपथ दोनों परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित कराने के लिए सेल द्वारा जितना भी काम किया जाएगा वो उसका ईएमएफ कहलाएगा। ठीक है, इसको V से प्रदर्शित करते हैं, या दर्शाते हैं। ठीक है, और इसको जो है E से दर्शाते, कैपिटल E से दर्शाते। ठीक है, इसको E से दर्शाते हैं और इसको कैसे हैं? V से दर्शाएंगे। ठीक हो गया, चलिए, और यहाँ पे V इज इक्वल टू जाएगा, क्योंकि बाह्य परिपथ में किया गया कार्य किसको? एकांक आवेश को। तो मान लेते हैं अगर इस सेल में बाह्य परिपथ में Q आवेश को प्रवाहित करने के लिए W वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका ईएमएफ जो टर्मिनल विभवांतर जो होगा V इज इक्वल टू W E एक्सटर्नल, किसमें? केवल एक्सटर्नल सर्किट में, एक्सटर्नल बाय Q। ठीक है ना, दोनों का मात्रा क्या होता है? इसको भी वोल्ट में मेजर करा जाता है और इसको भी वोल्ट में ही मेजर किया जाता है, दोनों को वोल्ट में मेजर करते हैं। ठीक है, ये जो है टर्मिनल विभवांतर जो है ये ओपन सर्किट में भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ओपन सर्किट में एग्जिस्ट करने का मतलब है कि मान लो अगर कोई धारा प्रवाहित नहीं भी हो रहा है तो हम कहते हैं कि एक सेल का जो वोल्टेज है वो 10 वोल्ट का सेल है, तो चाहे इसमें धारा प्रवाहित हो या ना हो, टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा? 10 वोल्ट ही होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में लेकिन ईएमएफ
अनकाउंटेबल है, हम कुछ नहीं कह सकते ईएमएफ के बारे में जब तक धारा प्रवाहित है ना। तो ये क्लोज सर्किट में वर्क करता है और ये ओपन सर्किट में भी वर्क कर सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं दोनों में संबंध क्या है। देखिए ईएमएफ ईवी एंड आर में संबंध ना, ईवी तथा स्मॉल आर में संबंध। देखिए ईवी तथा स्मॉल आर में क्या संबंध है, ठीक है, सिंपल सा रिलेशन है। इसमें एक संबंध ये है, ठीक है, वी नो डैट हम लिखते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास अगर कोई भी परिपथ है और उस परिपथ में धारा प्रवाहित हो रहा है आई। एक सर्किट बना देता हूं मैं सिंपल सा, ठीक है, लेट अस सपोज कैपिटल आर पॉजिटिव नेगेटिव, ये स्मॉल आर, ठीक है, इसका पोटेंशियल वी है और टोटल जो इसका ईएमएफ है वो है ई है, ठीक। और मान लेते हैं इसमें जो है कितनी धारा प्रवाहित हो रहा है, आई धारा प्रवाहित हो रहा है, ठीक है ना। और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, वी होगा, ठीक है, क्योंकि जितना इस सेल का टर्मिनल विभवांतर होगा उतना ही टर्मिनल विभवांतर इसका भी होगा। तो मान लेते हैं, माना सेल का EMF इज इक्वल टू ई टर्मिनल विभवांतर V, सर्किट में धारा का मान जो है I है, आंतरिक प्रतिरोध सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो है वो स्मॉल r है, बाह्य प्रतिरोध जो है, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है, ठीक है, बाह्य प्रतिरोध क्या है, कैपिटल R, ठीक है। तो यहां पे देखिए Q आवेश को, Q आवेश को पूरे परिपथ में, पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए, प्रवाहित करने के लिए किया गया कार्य, देखो किया गया कार्य मतलब इस पूरे सर्किट में आंतरिक परिपथ में, सॉरी आंतरिक परिपथ में और बाह्य परिपथ में, दोनों परिपथ में अगर Q आवेश को प्रवाहित कर रहे हैं और Q आवेश को प्रवाहित करने में जो किया गया कार्य हुआ V W टोटल, क्या होगा ये W टोटल। तो W टोटल इज इक्वल टू हो जाएगा, ये W T से रिप्रेजेंट करता हूं, इसको मैं W नेट से रिप्रेजेंट करता हूं। W नेट इज इक्वल टू हो जाएगा W एक्सटर्नल प्लस W इंटरनल, मतलब टोटल जो वर्कडन होगा वो किसके बराबर होगा, कि बाह्य परिपथ में किया गया काम प्लस आंतरिक परिपथ में किया गया काम, ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा। तो E W नेट इज इक्वल टू E एक्सटर्नल प्लस W एक्सटर्नल प्लस W इंटरनल हो जाएगा। इसको हम Q से डिवाइड कर देंगे, तो Q से इसको भाग कर देते, Q से अगर भाग कर देंगे तो ये जाएगा W नेट बाय Q इज इक्वल टू W एक्सटर्नल बाय Q प्लस W इंटरनल बाय Q। अच्छा अब यहां पे देखते हैं बट सेल का जो EMF है E वो किसके बराबर होगा, हमने डिफाइन किया है कि टोटल परिपथ में, टोटल परिपथ मतलब बाह्य परिपथ और आंतरिक परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने के लिए किया गया जो काम है वो EMF के बराबर होता है, मतलब E इज इक्वल टू W नेट बाय Q। और एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक बाह्य परिपथ में धारा को प्रवाहित करने के लिए किया गया जो कार्य होता है W होता है, V होता है, V इज इक्वल टू W एक्सटर्नल बाय Q, ठीक है, ये इसका टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। एंड अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, नहीं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग W इंटरनल बाय Q, W इंटरनल बाय Q, W इंटरनल बाय Q क्या हो जाएगा, W इंटरनल बाय Q हो जाएगा कि जो इसका आंतरिक प्रतिरोध है, इस आंतरिक प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर कितना है, तो इनके सिरों का बीच विभवांतर कितना है वो निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर इसमें I धारा प्रवाहित हो रहा है तो विभवांतर इक्वल टू I इंटू R हो जाएगा, ठीक है, जाएंगे I इंटू
स्मॉल आर हो जाएगा। तो W इंटरनल अपॉन Q ये भी विभवांतर को ही शो करता है, लेकिन इस विभवांतर को हम कैलकुलेट वैसे नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए इसको हम कैलकुलेट करना पड़ेगा धारा के कॉन्सेप्ट लेके अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो विभवांतर इज इक्वल टू क्या जाएगा, धारा इनटू प्रतिरोध, तो I इनटू स्मॉल आर। आंतरिक परिपथ का जो प्रतिरोध है वो कितना जाएगा, स्मॉल आर हो जाएगा। इस वाले इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, तो हमें मिल जाएगा E बराबर V प्लस आई आर, इज इक्वल टू V प्लस आई आर, या V इज इक्वल टू यहाँ से आ जाए मिल जाएगा हमें E माइनस आई आर। तो इन इक्वेशन से हमें ये पता चलता है कि E जो है वो हमेशा ग्रेटर होगा किससे, V से। E जो है हमेशा ग्रेटर होगा किससे, V से। ठीक है, अगर धारा जीरो है, धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध सेल का जो ईएमएफ होगा वो उसके टर्मिनल विभवांतर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इतना नोट कर लिए। कुछ पॉइंट्स इसमें डिस्कस करते हैं फिर इसको समाप्त करते हैं। ठीक है, कभी कभी हमसे ये पूछा जाता है क्या सेल का ईएमएफ जो है वो टर्मिनल विभवांतर से कभी कम हो सकता है, वो किस कंडीशन में होगा। तो फर्स्ट, जब सेल से धारा ली जाती है, धारा ली जाती है, जब सेल से धारा ली जाती है तो उस कंडीशन में V इज इक्वल टू इक्वेशन यूज करते E माइनस आई आर, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, जब सेल से धारा ली जाती है। सेकंड, जब सेल को धारा दी जाती है, जब सेल को धारा दी जाती है, दी जाने का मतलब है जब सेल अर्थात जब सेल चार्ज होता है, जब हम क्या करते हैं बैटरी को अगेन चार्ज करते हैं, जब सेल से धारा ली जाती है, सॉरी सेल में धारा दी जाती है, जब धारा देने का मतलब है कि इसमें धारा का जो दिशा है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब धारा नेगेटिव होगा, और जब धारा नेगेटिव होगा तो इक्वेशन V इज इक्वल टू यूज करते हैं E प्लस आई आर यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर है। जब धारा ली जाएगी E माइनस आई आर, इस कंडीशन में E जो है वो ग्रेटर होगा V से, इस कंडीशन में E जो है वो लेस होगा, किससे, V से। तो इसका मतलब है किसी सेल का ईएमएफ टर्मिनल विभवांतर से बड़ा भी हो सकता है, उसके बराबर भी हो सकता है, उससे छोटा भी हो सकता है। कंडीशन उसके लिए, अगर सेल से धारा ली जाती है तो ईएमएफ बड़ा होगा, अगर सेल को धारा दी जाती है तो उसको चार्ज किया जाता है तो उसका ईएमएफ कम होगा उसके टर्मिनल विभवांतर से। चलिए नेक्स्ट कंडीशन है, यदि धारा ली ना जाए, मतलब I इज इक्वल टू 0 हो, जब I इज इक्वल टू 0 होगा तो E इज इक्वल टू क्या जाएगा, V हो जाएगा। मतलब इस कंडीशन में सेल का जो ईएमएफ है और टर्मिनल विभवांतर है वो दोनों आपस में बराबर। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, इन पॉइंट का यूज करके हम निकाल सकते हैं, और इसी फॉर्मूले का यूज करके इसका आंतरिक प्रतिरोध भी निकाला जा सकता है सेल का। तो देखिए इसका आंतरिक प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे निकालेंगे का सूत्र है। ठीक है, देखिए सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालने के लिए सबसे सिंपल फॉर्मूला है E इज इक्वल टू, हम क्या करते हैं, हमारे पास इक्वेशन V प्लस आई आर इज इक्वल टू, तो यहां से हम इसका आंतरिक प्रतिरोध निकालते हैं। तो प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध, देखिए स्मॉल r इज इक्वल टू V इधर आ जाएगा, तो E माइनस V बाय आर, E माइनस V बाय आर, बट according to Ohm's law, according to Ohm's law, Ohm's law के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्या है Ohm's law के अकॉर्डिंग, I इज इक्वल टू V बाई कैपिटल आर, कि जो हमारे पास एक एक्सटर्नल सर्किट है, इसमें I धारा प्रवाहित हो रहा है, इसका रेजिस्टेंस R है और इसके बीच में जो सेल कनेक्ट किया है इसका विभवांतर V है, तो अकॉर्डिंग टू Ohm's लॉ क्या जाएगा, I इज इक्वल टू V बाय R, तो I का वैल्यू अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो R इज इक्वल टू जाएगा, तो R इज इक्वल टू जाएगा E माइनस V बाय E बाय R, सॉरी V बाय R, तो R तो चला जाएगा ऊपर, तो R ये जाएगा E माइनस V बाय V, तो यह जाएगा R, तो E बाय V माइनस V बाय V से भी कैंसिल हो जाएगा, तो R E V माइनस,
तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये भी हम यूज कर सकते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालने के लिए, ये वाला फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालने के लिए। कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि हमारे पास क्या दे रखा है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गए सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालने का, तो सिंपल सा है, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें से धारा निकालेंगे तो धारा क्या जाएगा, आंतरिक परिपथ में धारा के निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा I इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर, ठीक है ना। परिपथ में कुल धारा लिख देता हूँ फॉर्मूला, परिपथ में कुल धारा I इज इक्वल टू जाएगा ई कुल EMF बटे कुल प्रतिरोध, और कुल प्रतिरोध जाएगा आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। ये धारा के लिए फॉर्मूला है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारे टॉपिक्स। अगर कहीं भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।